भारत के एक बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX को हैकरों ने निशाना बनाया। हैकर्स ने एक्सचेंज से करीब 400 करोड़ रुपए चुरा लिए। इससे पहले वजीर एक्स पर भी एक बड़ा साइबर हमला हुआ था। 2000 करोड़ रुपए की डिजिटल संपत्ति गायब हो गई। अब माना यह जा रहा है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऑपरेशंस को लेकर न तो कोई भारत में सख्त नियम है, न कोई ठोस निगरानी तंत्र है, और इससे निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। और ये क्रिप्टो का पूरा इकोसिस्टम जो है ये जोखिम में लगातार धंसता जा रहा है। आखिर क्यों क्रिप्टो देश में भगवान भरोसे चल रहा है? क्या इस पे कुछ किया जा सकता है? नियमन क्या इसमें तय किए जा सकते हैं? क्या कुछ किया जाए आगे? करेंगे आज इसी पर चर्चा खास मेहमानों के साथ। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, हम लौटते हैं खास मेहमानों के साथ। अगर आप क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल कॉइन में निवेश करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हैकर्स लगातार क्रिप्टो एक्सचेंज को निशाना बना रहे हैं। इस बार हैकरों ने भारत के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX पर एक बड़ा साइबर हमला किया है। इस हमले में हैकर्स ने करीब $44 मिलियन यानी करीब 380 करोड़ रुपए की चोरी की है। यह हमला शनिवार 19 जुलाई को हुआ, जब हैकर्स ने कंपनी के एक अतिरिक्त ऑपरेशनल अकाउंट को निशाना बनाया। CoinDCX के CEO सुमित गुप्ता ने खुद इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने इस घटना पर सफाई देते हुए कहा कि ग्राहकों के सभी फंड्स 100% सुरक्षित हैं और पूरी तरह से एक्सेसिबल हैं। कंपनी ने इस घटना को तुरंत कंटेन और आइसोलेट कर लिया है। सिर्फ इंटरनल ऑपरेशनल अकाउंट्स प्रभावित हुए हैं, जिसका इस्तेमाल लिक्विडिटी प्रोविजनिंग के लिए होता था। यूजर्स पर उसका कोई असर नहीं हुआ है। ट्रेडिंग और INR विड्रॉल पूरी तरह चालू है। CoinDCX की टीम ग्लोबल साइबर एक्सपर्ट और सर्टिन के साथ मिलकर जांच कर रही है। Our internal security and operations team have been working throughout the day along with leading cybersecurity partners to investigate the matter, patch any vulnerabilities and trace the movement of funds. We are also actively collaborating with the exchange partners to block and recover assets, including coming out with a bug bounty program very soon. अब सवाल उठता है कि आखिर ये हैकिंग कैसे हुई और हैकर्स ने फंड कैसे ट्रांसफर किए। विशेष जांच में पता चला है कि हैकर्स ने CoinDCX के पार्टनर एक्सचेंज के ऑपरेशनल अकाउंट तक अनधिकृत पहुंच बनाई। चुराए गए फंड को ट्रेस करना मुश्किल बनाने के लिए उन्होंने टॉर्नेडो कैश नाम के क्रिप्टो मिक्सर टूल का इस्तेमाल किया, जो ट्रांजैक्शन डिटेल को छिपाता है। इसके बाद उन्होंने सोलाना ब्लॉकचेन से एथेरियम ब्लॉकचेन में फंड ट्रांसफर करने के लिए ब्रिज तकनीक का सहारा लिया और पैसों को कई वॉलेट्स में बांट दिया, ताकि ट्रैकिंग और भी मुश्किल हो जाए। ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्मों का कहना है कि ये फंड अब 2 मुख्य वॉलेट्स में मौजूद है, लेकिन उन्हें एक्सेस कर पाना बेहद मुश्किल है। क्रिप्टो में निवेश करना बेहद जोखिम भरा होता है, क्योंकि इसमें कई खतरे होते हैं। साइबर सुरक्षा का खतरा तो सबसे बड़ा है। CoinDCX की इस घटना की तरह ही पिछले साल वजीर एक्स से 2000 करोड़ रुपए की डिजिटल संपत्ति गायब हो गई थी। और अब क्रिप्टो एक्सचेंज हैकर्स ने CoinDCX को निशाना बनाया है। यही नहीं, दूसरी बड़ी समस्या है क्रिप्टो बाजार की अस्थिरता। बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी की कीमतें कभी ऊपर तो कभी नीचे इतनी तेजी से बदलती हैं कि कई निवेशक भारी नुकसान उठाते हैं। तीसरी चुनौती है, भारत में क्रिप्टो करेंसी के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं है। सरकार लगातार इसके लिए काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पूरी तरह से स्पष्ट कानून नहीं बना है, जिससे निवेशकों के लिए जोखिम बढ़ जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। जानकारों की माने तो क्रिप्टो करेंसी जैसे एक्सचेंज में पैसा लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये सुरक्षित नहीं है और जोखिम भी बहुत ज्यादा है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगा भी रहे हैं तो अपने क्रिप्टो को एक्सचेंज पर छोड़ने की बजाय हार्डवेयर वॉलेट जैसे लेजर या ट्रेजर में रखें। साथ ही अपने अकाउंट्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA चालू रखें। निवेश केवल उतना ही करें जो आप खोने के लिए तैयार हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत अनिश्चित और अस्थिर है। फिशिंग और स्कैम से बचने के लिए संदिग्ध लिंक या मैसेज से सावधान रहें और भारत में क्रिप्टो संबंधी सरकारी नियमों पर भी लगातार नजर रखें। डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने पैसों को सिर्फ एक जगह न लगाएं, ताकि नुकसान कम हो। भारत में क्रिप्टो करेंसी अवैध नहीं है, लेकिन पूरी तरह से रेगुलेट भी नहीं है। सरकार ने ना तो इसे कानूनी मुद्रा माना है और ना ही बैन किया।
इसलिए आप क्रिप्टो खरीद बिक्री कर सकते हैं, लेकिन कोई स्पष्ट नियम अभी तक लागू नहीं है। भारत के रिजर्व बैंक ने पहले 2018 में बैंकों को क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ट्रांजैक्शन से रोक दिया था, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को हटा दिया। उसके बाद भी आरबीआई ने कई बार क्रिप्टो के जोखिमों को लेकर अपनी चिंता जताई है और साथ ही भारतीय डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी को बढ़ावा दिया। भारत सरकार ने 2022 में क्रिप्टो के मुनाफे पर 30% टैक्स लगाया है और हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस भी लागू किया है। भारत में कॉइन डीसीएक्स के 1.6 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और हाल ही में $492 मिलियन का स्पॉट ट्रेड वॉल्यूम है, लेकिन बार बार होती हैकिंग की घटनाएं एक बड़ी चुनौती हैं। उम्मीद है कि जल्द ही भारत सरकार एक ठोस क्रिप्टो नीति जारी करेगी ताकि निवेशकों पर जोखिम का खतरा कम हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं सुभाष चंद्र गर्ग सर का। पूर्व वित्त सचिव हैं और क्रिप्टो से जुड़े हुए इस पूरी कहानी के बड़े महत्वपूर्ण किरदार भी हैं। 2019 में आपने एक कमेटी को भी हेड किया था। उस वक्त लॉ फॉर डिजिटल करेंसीज के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर एक लॉ को भी प्रपोज किया था। उसकी भी था लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं विराग गुप्ता जी, जाने माने एडवोकेट और क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए कानून के बहुत अच्छे जानकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है विराग जी आपका। हमारे साथ हैं पीएम मिश्रा सर, जाने माने एडवोकेट हैं और क्रिप्टो लीगल एक्सपर्ट भी हैं। मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पे। गर्ग सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि बहुत कुछ आपने अपने आर्टिकल के माध्यम से भी देश के सामने रखा है। थोड़ा इस केस में सर कहाँ पे चूक हुई हैं और क्या क्या सीख मिल रही हैं, ज़रा इस बारे में बताइए सर। देखिए दीपक, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हमारे कानून बनाने वाले हैं, जो रेगुलेटर्स हैं, वो इस क्रिप्टो असेट्स को रिकग्नाइज ही नहीं करते। वो ये नहीं जानते, ये नहीं चाहते कि इसको किसी भी तरह से कानूनी रूप से लीगलाइज किया जाए, रेगुलेट किया जाए, ताकि लोग इसमें, क्योंकि अगर आप रेगुलेट करेंगे, कानून बनाएंगे, तो उसके बाद व्यवस्था बनती है। आपको जस्ट मैं कंपैरिजन के लिए बताऊं कि हमारे यहाँ पे जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं आज, उनको काफ़ी दुनिया भर में अच्छे स्टॉक एक्सचेंजेस के रूप में जानते हैं, स्पेशली एनएसई के आने के बाद। लेकिन 1954 से पहले हमारे देश में कोई स्टॉक मार्केट के रेगुलेशन का कानून भी नहीं था। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कई साल पहले बना था, वो, और कैलकाटा एक्सचेंज और दूसरे एक्सचेंजेस बने थे, वो सब अनरेगुलेटेड तरह से काम करते थे। तो वहाँ पे भी बहुत सारे घपले होते थे, बहुत सारे परेशानियाँ होती थी। लेकिन जब ये व्यवस्थित रूप से हमने देश में बना दिया, तो सारी व्यवस्थाएं तय हो गई कि भाई कौन ट्रेड कर सकता है, कैसे सिक्योरिटीज़ लिस्ट होती हैं, कैसे उनका ट्रेडिंग होगा, कौन कौन ट्रेडर बीच में ब्रोकर्स वगैरह होंगे, कौन सेटल करेगा, कैसे पेमेंट करेंगे, कहाँ पे डिपॉजिटरी में वो स्टॉक्स रखे जाएंगे, या कि पूरी व्यवस्था बनी हुई है। और इस व्यवस्था में इतने क्रॉस चेक्स हैं एक दूसरे के लिए कि उसमें फिर हैकिंग करना या उसमें गड़बड़ करना बहुत कम हो जाता है। लेकिन क्रिप्टो असेट्स जो हैं, उसके लिए हम ये कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमने छोड़ दिया है कि भाई आप अपने आप एक्सचेंजेस बना लीजिए, जो भी बनाना चाहता है बना लीजिए, जिसकी जो रिस्क लेना चाहता है वो खरीद ले, बेच ले, बात कर ले। हम तो थोड़ा टैक्स ले लेंगे कि अगर आपने कुछ प्रॉफिट कमाए तो हम तो आपसे टैक्स ले लेंगे। तो ये हिचक क्यों है गर्ग सर? ये हिचक क्यों है? मतलब क्यों नहीं आप रेगुलेट कर देते, या फिर क्यों नहीं इसको पूरी तरह से बैन कर देते? ये बीच का क्यों? देखिए, बैन तो आप कर नहीं सकते। ये उस तरह का फिनोमिनन है जिसको दुनिया में कोई बैन नहीं कर सकता। ओके। तो बैन को तो छोड़ दीजिए, बैन तो असंभव है। आप जो कर सकते हैं वो जो कि आप क्यों नहीं रिकग्नाइज करते, क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट करते, इसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारे बहुत जल्दी रिजर्व बैंक ने इसको ये माना कि क्रिप्टो करेंसीज जो आ रही हैं वो प्राइवेट
मनी है, प्राइवेट करेंसी है, और इससे हमारे जो मोनोपोली का जो बिजनेस है, हमारा काम है करेंसी इशू करने पे, उसमें चोट पहुंचेगी, उस पे कोई दूसरा खाम ख्याली कर लेगा। तो रिजर्व बैंक ने शुरू से ही 2014-15 से ही इसके बारे में बिल्कुल देश में एक खिलाफ माहौल बनाने का कोशिश किया। एक समय तो आपको याद होगा कि रिजर्व बैंक ने बैंकों को डायरेक्शन भी दी थी कि भाई आप क्रिप्टो के अकाउंट ही नहीं खोलेंगे, जो जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना किया कि भाई आप ऐसे किसी भी बिजनेस को मना नहीं कर सकते। तो रिजर्व बैंक हमारे देश में बड़ा पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, तो इसने पॉलिटिशियंस को भी, पॉलिसी मेकर्स को भी इस तरह से इन्फ्लुएंस किया हुआ है कि देश में ना कोई वित्त मंत्री, ना कोई प्रधानमंत्री, ना कोई और मंत्रीगण या ना सिविल सर्विस इस पोजीशन में है कि इस जो फिनोमिनन को आ चुका है उसको हम इसके बनाएं। दूसरा कारण ये है कि हम सरकार के लेवल पे एक्चुअली इस पूरी चीज को बहुत अच्छी तरह से समझते नहीं है। ये एक ऐसे अब आप अगर फॉलो कर रहे होंगे तो अमेरिका में रिसेंटली एक जीनियस एक्ट पास हुआ है, उस पर तो साइन भी हो गए हैं, तो वो तो लॉ भी बन गया है। वो जीनियस एक्ट कहता है कि जो स्टेबल कॉइन्स, डॉलर के बराबर का डॉलर समझिए, डिजिटल डॉलर, वो केवल प्राइवेट लोग ही जारी कर सकेंगे। पूरी तरह से वो प्राइवेट पे ट्रस्ट कर रहे हैं, सरकार केवल उनको रजिस्टर करेगी और उसको थोड़ा बहुत रेगुलेशन करेगी भाई कि आपको जो। और दूसरा एक एक्ट, क्लैरिटी एक्ट, वहाँ पे वहाँ की जो कांग्रेस है उसने पास कर दिया है, वो वहाँ जाएगा सेनेट में। क्लैरिटी एक्ट में जो एग्जैक्टली हम इतने समय से कहते आए हैं कि भाई आप क्रिप्टो असेट्स को, तो उन्होंने इसका रेगुलेटर तय कर दिया है और वो रेगुलेटर अब इसको रेगुलेट करेगा, तो उसका कानून भी बना दिया। और तीसरा बहुत जो इंटरेस्टिंग कानून बन रहा है, जिसको भी वहाँ कांग्रेस ने पास कर दिया है, वो कानून ये है कि वहाँ पे CBDC जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, भाई सेंट्रल बैंक भी अगर क्रिप्टो करेंसी जारी कर दे तो उसके लिए ये कानून बना रहे हैं कि वहाँ का जो फेडरल रिजर्व है वो ये कानून बना ही नहीं सकेगा। तो इतनी आगे दुनिया बढ़ रही है। एब्सोल्युटली। मुझे सर एक छोटे से ब्रेक ले रुकना है। मैं ओपनिंग रिमार्क के लिए हमारे दोनों बाकी मेहमानों के पास ब्रेक के बाद आऊँगा, लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि दुनिया इसे रेगुलेट करने की दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। वहाँ पर जीनियस है, क्लैरिटी है, लेकिन हमारे यहाँ तो क्लैरिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है। जीनियस बहुत है हमारे पास, है ना। सर जैसे जीनियस भी हैं जिन्होंने प्रपोज किया था कि आप रेगुलेट कीजिए, बट संभवतः वो इच्छा शक्ति अभी नहीं है। तो क्या इसमें किया जा सकता है? छोटे से ब्रेक के बाद इस पर चर्चा, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। विराग गुप्ता जी के पास चलते हैं। विराग जी, देखिए संयोग, इस देश में जिस समिति ने ब्लॉकचेन आधारित क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए कानूनी आधार प्रस्तावित किया था, उसके तब के जिन्होंने नेतृत्व किया वो आपके साथ बैठे हैं, गर्ग सर, और तब से लेकर आज तक आप सोचिए 19 में हम लोगों ने प्रपोज कर दिया था, लेकिन अभी तक हमने हिम्मत नहीं दिखाई कि कम से कम हम परिभाषा तो तय कर दें। उसकी नियमन तो छोड़ दीजिए, परिभाषा तक तय नहीं हो पाई है। स्थिति ये है। तो विराग जी, अब सवाल नहीं है आपके लिए, बस मैं तो कहूँगा मंच ओपन है आपके लिए। बताइए कहाँ क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं सर। गर्ग साहब ने सारी बातें स्पष्ट कर दी और मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। सिर्फ एक बात से सहमत नहीं हूँ कि जब वो बोलते हैं कि शायद सरकार को समझ नहीं है, तो इसके लिए हमें कानून या संविधान की बजाय श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी के पुस्तक के पेजों को पलटना पड़ेगा और उससे पता चल जाएगा कि हमारे सिस्टम को, हमारे नेताओं को, हमारे अफसरों को सब कुछ समझ है। लेकिन वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अगर किसी काम को नहीं करते हैं इसका मतलब नासमझी नहीं है, वो जानबूझ करके उस चीज़ की अवहेलना कर रहे हैं। अब क्रिप्टो की बात कितनी महत्वपूर्ण है इसको इस बात से समझें
क्या संसद में ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो रही है, कितने जेट गिरे उस पे चर्चा हो रही है, लेकिन इस बात पे चर्चा नहीं हो रही है कि अमेरिका ने पहले अफगानिस्तान को साउथ ईस्ट एशिया की उसका एक ड्रग्स की कैपिटल बनाया और अब पाकिस्तान को क्रिप्टो की कैपिटल बनाई जा रही है। और क्रिप्टो ट्रंप की वजह से उस पूरे ऑपरेशन सिंदूर को खत्म करने में एक बहुत बड़ी मदद मिली। उसके पीछे क्या लेन देन थे, उसके दूसरी चीज़ें आएंगी। अब अगर हम भारत में बात करें तो इसको इस तरह समझें कि पुरानी जीटी रोड है और जिसमें कोई नहीं चलता है, लेकिन हमने उसमें पूरी तैनाती सिस्टम की, सीआरपीएफ की, रिजर्व बैंक की, उस जीटी रोड में तैनाती कर रखी है और एक नया एक्सप्रेसवे बना है जिसमें क्रिप्टो जैसे लोग जो है बेधड़क यात्रा कर रहे हैं। न उनको जीएसटी देनी पड़ती है, न उनके ऊपर रेगुलेशंस लागू होते हैं, न उनके लिए कानून बनते हैं। और ये भारत की सार्वभौमिक जो हमारा संविधान है उसकी सरासर अवहेलना है। अर्थव्यवस्था को कितना नुकसान हो रहा है उसकी कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि एक आम आदमी को बैंक लॉकर के लिए भी जीएसटी देना पड़ता है, एक आम आदमी को हर जगह जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन क्रिप्टो में अभी कोई जीएसटी लागू नहीं होती है। लोगों से हर 3 साल में बैंक लॉकर के लिए एफिडेविट और डॉक्यूमेंट्स लेने पड़ते हैं, लेकिन क्रिप्टो के लिए जो सेल्फ रेगुलेशन आया और एफआईयू के लिए जो मार्च 2023 में आरबीआई ने जो नीति जारी की और जो उसमें केवाईसी होता है, लेकिन कितना केवाईसी होता है मुझे नहीं पता है कि किस तरीके से होता है। तो ये जो ड्यूअलिटी है जिसको मैंने अपनी किताब अनमास्किंग वीआईपी में भी बताया और डिजिटल कानूनों से समृद्ध भारत में, इस ड्यूअलिटी की वजह से अर्थव्यवस्था का नुकसान है। अगर आम आदमी को देखें तो बैंकों का जो नया इंटरेस्ट रेट है, सेविंग बैंक में आपको 2.5 से 3% मिलता है, एफडी में 6-7% मिलता है, और वहीं पर क्रिप्टो में सैकड़ों % का आपको सालाना रिटर्न मिल रहा है। तो लोग इस और आखिरी बात 2013 में रिजर्व बैंक ने बोला था, एडवाइजरी जारी की थी कि क्रिप्टो की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला, अपराध, ड्रग्स, इन सब का कारोबार बढ़ रहा है, जिसके पूरे प्रमाण हैं। इसके बावजूद अगर सरकार इस पर नियंत्रण नहीं कर रही है, इसका मतलब कि ये पूरे हमारे सिस्टम की विफलता है। एब्सोल्युटली, लेकिन इसे स्वीकार तो करे कोई। मिश्रा जी जरा बताइए कि क्या दिक्कत क्या है। अब राग दरबारी का जिक्र हमारे बड़े दिल के करीब है ये किताब, तो इसलिए उसमें 2 कैरेक्टर हैं, लंगड़ और रंगनाथ। अब ऐसी स्थिति तो नहीं है कि पूरे देश की स्थिति क्रिप्टो के मामले में लंगड़ और रंगनाथ जैसी हो गई है, जिनको ऐसा लगता है कि कानून है, सब कुछ है हमारे पीछे, लेकिन वास्तविकता में कोई कानून दरअसल है नहीं। देखिए, गर्ग साहब ने अपना कोशिश कर लिया था, तब तो सबको लगता था कि कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी बात यह है कि रेगुलेशन इज रिलीफ। रेगुलेशन के जरिए ही ये जो रोग फैला हुआ है उसकी रिलीफ इंडिया को मिलेगी। सब लोग देख रहे हैं पाकिस्तान के तरफ, यूएस के तरफ, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन हमारा जो छुपा बैठा है वो है चीन। चीन अपने देश में क्रिप्टो बैन किया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स देता हूं। पूरे दुनिया में सबसे बड़े बड़े एक्सचेंज, बाइनेंस से लेके कुकॉइन तक, बायबिट तक, सबके ओनर चाइनीज हैं। और एक बड़ी बात, जो यूएसडीटी पूरे भारत पर, पूरे विश्व में हवाला के लिए यूज होता है, ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, वो टीदर के ओनर को देखिए वो कौन है। इसका मानना यह है कि, मेरा मानना यह है, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इशू है। आगे को जाके हो सकता है यूएस ये प्रपोज करे, क्योंकि आप देखेंगे हर कंट्री अभी रिजर्व लेके आ रहा है। किसको? बिटकॉइन रिजर्व लेके आ रहा है। क्यों लेके आ रहे हैं? क्यों लेके आ रहे हैं सब लोग बिटकॉइन रिजर्व? इसके बारे में भारतवर्ष में भारत सरकार को सोचना चाहिए। रही बात हमारे रेगुलेटर्स, हमारे सरकार, इनकी नीति हर नए चीज के लिए प्रोग्रेसिव नहीं रिग्रेसिव रहा है, और आज भी उनको हो सकता है बहुत तरीके के क्वेश्चन है, लेकिन मैं सरकार के बदले मैं चिंतित हूं इन्वेस्टर के लिए। अभी ये जो एक्सचेंज, प्राइवेट एक्सचेंज चलते हैं, एफआईयू रजिस्ट्रेशन देती है, ये तो मैं सरकार को शुभकामनाएं दूंगा। चलो एफआईयू तो लेके आए, कुछ लेके नहीं आए थे, रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है, लेकिन कंट्रोलिंग क्या है? किस तरीके की सिक्योरिटी जांच हो रहा है? अगर आप देखेंगे यूएई में, यूएई शायद यूएस से भी एक कदम आगे जा चुका है। अब यहां पे एक चीज है, यूएई पे देखेंगे कि उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन सेट किया हुआ है सिक्योरिटी का। CoinDCX चला रहा था, अब चला रहा है वाजिरेक्स, बहुत सारा अनगिनत
मशरूमिंग, बहुत सारे छोटे छोटे एक्सचेंजेस हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, FIU में चला रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी कौन देख रहा है? सिक्योरिटी ऑडिट कौन कर रहा है? इनके इंश्योरेंस कहां कहां पर है? और KYC सिर्फ FATF के रूल फॉलो करके, KYC AML फॉलो करने से हम एक ही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अलग दिशा है जी, जिसमें हमें लोगों का पैसा भी बचाना है, लोगों को डिजिटल एसेट की सिक्योरिटी भी देखनी है। बहुत सारे इसके एंगल है, और ये एंगल को इस तरीके के, ये जो शाखा हैं, अगर आप उसको जोड़ के कोई रेगुलेशन लाना चाहते हैं, रेगुलेशन मैंडेटरी है। मैं तो बोल रहा हूं कि अभी रेगुलेशन अगर आप फुल फ्लेजेडली पब्लिक के लिए लेके नहीं आ सकते, क्वालिफाइड इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए लेके आइए। एटलीस्ट इसके एक्सपेरिमेंट तो शुरू कीजिए, एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोलिए, क्या बात वहां पे लाइसेंसिंग। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है मिश्रा जी ने बहुत अच्छा एक सुझाव भी दिया है, इस दिशा में किया जा सकता है। मेरे पास आखिरी 3 मिनट बचे हुए हैं, क्विकली मैं तीनों के पास आना चाहता हूं। और इस बार मैं सिर्फ जो क्रिप्टो में जिन लोगों ने निवेश किया है, वजीर एक्स के टाइम पे भी हमने देखा बहुत सांत्वनाएं, आश्वासन दिए गए, लेकिन पूरा पैसा संभवतः आया नहीं। अभी भी दिया जा रहा है, कुछ नहीं होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्थिति क्या है। गर्ग सर, एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अब क्या करें? अपने ही जोखिम पे आगे बढ़ा जाए क्या? जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बड़े ब्रेव हार्ट से हैं, मतलब वो ही इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और या हमारी जो नई जनरेशन है जो इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, उसके अलावा कोई नहीं। कॉइन, ये जो वजीर एक्स का जो हैक हुआ उसमें 45% चले गए, राइट। एक्चुअली हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है एक्सचेंजेस में जी। सो जो अभी कर रहे हैं वो करते रहेंगे, वो रिस्क लेते रहेंगे, लेकिन जो इसकी यूज कर सकता है जैसे स्टेबल कॉइन्स के रूप में या क्रिप्टो असेट्स में इन्वेस्टमेंट के रूप में, वो एक सेफ तरीके से कर सकता है। उसके लिए बट जो मिश्रा जी ने कहा सर कि गवर्नमेंट लेवल पर क्या इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, क्या उनके वहां से कुछ एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हो सकती है क्या? अब दीपक, पिछले 6 साल से भारत सरकार वो बिल को तो नहीं इंट्रोड्यूस कर पाई थी, तब से ये कह रही है कि हम एक डिस्कशन पेपर लाएंगे, और 6 साल में वो डिस्कशन पेपर नहीं आया। तो फिर क्या करेंगे? मिल गया सर, उत्तर मिल गया। विराग जी, उत्तर मिल गया सर। आपके बहुत पावरफुल स्टेटमेंट से उत्तर मिल गया। विराग जी। दीपक जी, इन्वेस्टर्स की बात करने से पहले 2-3 आंकड़ों पे नजर डालना जरूरी है। मई 2021 में 73 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था इन्वेस्टर्स को, और जो अभी क्रिप्टो की जो वैल्यूएशन बताई जा रही है उसका किसी को आइडिया नहीं, बट फिर भी $4 ट्रिलियन की बताई जा रही है, जो भारत की अर्थव्यवस्था से ज़्यादा है। और जो लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करते हैं, रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसको 19(1)(g) में उन्होंने निरस्त किया था, लेकिन संसद से आज तक कोई कानून नहीं आया। और भारत, ये इसको हमको साम्राज्यवाद के एक हथियार के तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि जो करेंसी है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, और अगर करेंसी का महत्व खत्म हो गया, क्रिप्टो भारत में पैरेलल इकोनॉमी की एक है, तो हमारे PMLA, RBI, ये सारे कानून हमारे वो निष्प्रभावी हो जाएंगे। तो ये सिर्फ अर्थव्यवस्था या निवेशकों की बात नहीं है, संविधान की 75वीं वर्षगांठ में सार्वभौमिक देश की बात है, और हमारे ऊपर जो साम्राज्यवाद का जो शिकंजा कस रहा है उसकी बात है। एब्सोल्युटली। मिश्रा जी, एक्सचेंजेस की जिम्मेदारी और पुख्ता तरीके से कानूनी सख्ताई से लागू हो, इसके लिए तो हम कुछ कर सकते हैं, या सरकार के हाथ भी बंधे हुए हैं? कोई एक्सचेंज हैक हो जा रहा है, कुछ हो जा रहा है, तो सरकार क्या सिर्फ मूक दर्शक है, या कुछ जिम्मेदारी भी तय हो सकती है? सरकार के बिना, अगर सरकार ये चीज को थोड़ा सोचे, बहुत हमारे पास सारी चीजें हैं, मैं बता रहा हूं, हमारे देश में सारी चीजें हैं इस चीज को कंट्रोल करने के लिए। सिक्योरिटी ऑडिट करिए, रिजर्व देखिए, जितने ओनर्स हैं, जिनको AML KYC के लिए जो जिम्मेदार हैं, उन लोगों को जिम्मेदार ठहराइए, और एक पुख्ता रेगुलेशन, एक डिपार्टमेंट खोलिए इसी चीज के लिए। हमारे पास आई गेमिंग और क्रिप्टो करेंसी, ये दोनों के लिए हम रेगुलेशन ला सकते हैं, एक और लाना चाहिए। नहीं तो जिस तरीके से अभी जा रही है हमारे इकोनॉमी से जो पार्ट बाहर जा रहा है, हुमंगस अमाउंट, छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, हर दिन जा रहा है, और ये जाता रहेगा। और हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को, और क्या कर सकते हैं? नहीं, आपने एक महत्वपूर्ण बात बोली कि अगर सरकार चाहे तो किसी कानून, ठीक है, कानून जब बनेगा तब बनेगा, उसमें कौन कौन सी अड़चने हैं हम सब समझ रहे हैं, आप लोगों की चर्चा के बाद हमें सब समझ में आ रहा है, बट कम से कम कुछ दिखाने के लिए आपके पास जो मौजूदा कानूनी प्रावधान है उसके तहत तो आप कुछ कीजिए।
इसी उम्मीद के साथ कि इस दिशा में कुछ ठोस कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। वक्त इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिश्रा जी, गुप्ता सर, गर्ग सर, थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। शो में इतना ही। नमस्कार।